Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's topic is very general and it is based on writing skills. Today we'll discuss all the continuous tenses, how to make sentences in continuous form, and what are the different indicating words for the continuous. This lecture is very important for the writing purpose. It is also it is also helpful to understand the basic concepts of tenses. We'll have the practice of how to formulate sentences and how to translate from Urdu into English. And similarly, what is the arrangement of different constituents, different parts of speech in a sentence, particularly in the framework of, in the backdrop of continuous tenses. तो आज का टॉपिक सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है. FSC Part 1 or FSC Part 2 and other people who want to learn English grammar and tenses. आपने उसका true concept समझना है. You have to have the very profound understanding of the concept. The things जो left side पे है ये आपको पहले मैं discuss कर चुका हूँ. In previous lectures on translation, you can find out the implications and use of these all. मैं इसे फिर से ब्रीफ कर रहा हूँ. सबसे पहले सेंटेंस पे वर्ब देखते हैं. वर्ब अगर आपको आ गया, मिल गया, तो आप सवाल करेंगे कि कौन कर रहा है, वो सब्जेक्ट होगा. क्या हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा. अगर काम करने वाला मौजूद है तो एक्टिव है. अगर काम करने वाला नहीं है या उसकी जरूरत नहीं है, अनइम्पोर्टेंट है, तो पैसिव. फिर देखना है पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है. फ्यूचर में मॉडल भी आ जाएगा. मॉडल ऑक्सिलरी का जहां पे इस्तेमाल करते हैं. जब ये पता चल गया आपको पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, फिर देखना है कि इसकी स्टेट क्या है. इंडेफिनिट है, रूटीन में है, पास्ट का वाक्य है, चल रहा है, कंप्लीट हो गया है, या कुछ देर से प्रोग्रेस में, तो उसी हिसाब से उसकी स्टेट हो जाएगी. उसके बाद अगर पैसिव वॉइस है तो फिर स्टार्ट किससे लेंगे, ऑब्जेक्ट से. वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म. जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं उनमें एक्टिव में स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट. लेकिन जब पैसिव लगाएंगे तो बीन आ जाएगा. वर्ब की फॉर्म हमेशा थर्ड. जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस हैं उनमें एक्टिव फॉर्म में इज, एम, आर, वॉज, वर इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल. लेकिन पैसिव में बीइंग इस्तेमाल होगा, फॉर्म वही लगेगी, थर्ड. जितने मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, एक्टिव फॉर्म में मॉडल ऑक्सिलरी के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. पैसिव में बी और थर्ड फॉर्म आ जाएगी जो है ना हमेशा. इन्फिनिटिव जो है वो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, पैसिव में टू बी थर्ड फॉर्म हो जाएगी. प्रेजेंट में जो एक्टिव होता है फर्स्ट फॉर्म या डू डज आता है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में. लेकिन क्या होगा, वो इस से हमारे इस्तेमाल कर लेंगे जब हमने पैसिव सेंटेंस बनेगा. इस तरह से वॉज वर्ब के साथ पैसिव पास्ट इंडेफिनिट में है, वहां पे सेकंड फॉर्म और डिड का इस्तेमाल करते हैं. वो जब इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसमें वॉज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. और लेट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, लेट के बाद वो फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है. और जब हमने इसको पैसिव वॉइस बनाना, लेट और बी होगा. ये तो था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन था. ये अगर आपको यू जस्ट इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ दिस चार्ट, यू कैन translate any sort of sentence, either it is active or passive. This is the crux and this is the gist of all the principles of translation you can find here. अब देख रहे हैं हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है. जैसे नाम से जाहिर है कंटिन्यूस है, यानी एक्शन प्रोग्रेस में है. प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, कंटिन्यूस भी कहते हैं, डायनेमिक भी कहते हैं, many more names don't matter at all. नाम कोई भी रख लें, मुख्तलिफ ग्रामेरियन मुख्तलिफ तरह से नाम रखते हैं. कोई प्रोग्रेसिव कहता है, कोई कंटिन्यूस कहता है, कोई डायनेमिक कहता है.
और इसकी कैटेगरी के आगे सिमेंटिक कैटेगरीज, देयर आर द नंबर ऑफ सिमेंटिक कैटेगरीज, बट जस्ट यू हैव टू गेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ these tenses. Don't try to just commemorate, try to memorize the things, rather just you have to gain the concept of all these things. जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो इसका मतलब प्रेजेंट के फ्रेमवर्क में हम बात कर रहे हैं, और जो इस वक्त हो रहा है वो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस। मसलन इस वक्त राइट नाउ मैं क्या कर रहा हूं, आपको लेक्चर दे रहा हूं, तो इसका मतलब एट दिस टाइम जो है दिस एक्शन इज बीइंग डन, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगर यही एक्शन जो है वो पास्ट के किसी पॉइंट पे हो रहा हो तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूस कहते हैं। अब ये प्रेजेंट है और इससे पहले पहले सारा का सारा पास्ट, और अगर हमने पास्ट कंटिन्यूस की बात करनी हो तो इस नुक्ते पे जो काम हो रहा है वो क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूस। पॉइंट ऑफ एक्शन पे ये, पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एक्शन हो रहा होता है। बी के पॉइंट पे है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट के किसी पॉइंट पे एक्शन है तो ये पास्ट कंटिन्यूस होगा, और ये आगे परफेक्ट है, अगर वहां से लेके अब तक है तो ये परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं, वी आर जस्ट कंसर्न विद द पास्ट कंटिन्यूस। जैसे सपोज व्हेन द डोर बेल रैंग, फर्क करो यहाँ पे टाइम था जब दरवाजे की घंटी बजी, तो आई वॉज टेकिंग अ बात, इसका मतलब ये इस वक्त जो है जब दरवाजे की घंटी बजी उस वक्त वो बात मैं कर रहा था। They were eating when the neighbor stopped by for a visit. तो अब ये ईटिंग एक्शन कब का है? जब नेबर क्या हुए? विजिट के लिए रुके। अब जरा देखना है कि यहाँ पे ईटिंग का टाइम कौन सा है? जब वो रुके। इसका मतलब इस पॉइंट पे ये एक्शन प्रोग्रेस में है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूस। याद रखिएगा पास्ट में एक्शन है और पास्ट के इस नुक्ते पे एक्शन क्या है? प्रोग्रेस में। लेकिन अगर इसके साथ टाइम आ जाए कि यहां से लेके यहां तक, यानी 2 घंटे से चल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? परफेक्ट कंटिन्यूस। क्योंकि यहां से लेके यहां तक ये परफेक्ट हो गया और इस वक्त प्रोग्रेस में भी है, ये परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस। सिंपल सा आइडिया है कि जब आपका एक्शन जो है वो आने वाले वक्त के किसी इंडिकेटर के साथ पॉइंट आउट करे तो इसका मतलब है उस वक्त वो प्रोग्रेस में। मतलब मैं कहता हूं कि एट 10 AM टुमारो, अब यहाँ पे हम प्रेजेंट में थे, इसके मतलब टुमारो कब है? वो आने वाले वक्त में। और एट 10 AM है, इसका मतलब टाइम क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हो जाएगा। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब एक्शन कोई प्रोग्रेस में है तो पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्शन क्या होता है? वो परफेक्ट, वो कंटिन्यूस होता है। जैसे आई विल बी टीचिंग, सपोज मैं सपोज कर रहा हूँ कि टुमारो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आई विल बी टीचिंग ESL 40 at 10 AM on. They will be moving their furniture out of the house by the time you arrive. उस वक्त तक, by the time, sometime जो है ना, ये उस काम की कंप्लीशन को भी इंडिकेट करता है, फिर हम परफेक्ट टेंस लगाएंगे, will have moved हो जाएगा। लेकिन अगर उस वक्त की बात कर रहे हैं at the time you arrive, तो इसका मतलब है ये क्या होगा? यहाँ पे तब बाय का मीनिंग अगर उस वक्त को इंडिकेट करना है तो फिर ये सही है, अदरवाइज बाय अगर उस वक्त तक की इंडिकेशन है तो फिर ये परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो ये आने वाले वक्त में उस पॉइंट पे जो एक्शन चल रहा है वो क्या होगा? फ्यूचर कंटिन्यूस। अब हमने कॉन्सेप्चुअली समझना है, वी आर अंडरस्टैंड। तो हमने ये सारे जो पिक्चर से जो टाइम लाइन पे हमने देखा कंटिन्यूस टेंसेस, तो कुछ इस तरह से समराइज कर सकते हैं। जो किसी पॉइंट ऑफ एक्शन पे चल रहा हो वो क्या कहलाता है? वो कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। मसलन इस वक्त चल रहा है तो क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस। पास्ट में उस वक्त चल रहा था तो क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूस। और आने वाले किसी फ्यूचर इंडिकेटर के मुताबिक जो है वो चल रहा होगा तो क्या होगा? फ्यूचर कंटिन्यूस। होता ये पॉइंट ऑफ एक्शन है, यानी एक पॉइंट पे जो एक्शन चल रहा होता है उसको कहते हैं। लेकिन जाहिर है अभी का पॉइंट जो है वो प्रेजेंट में आता है, पास्ट का वो पॉइंट जो है वो पास्ट में आता है, और फ्यूचर का वो पॉइंट जो है वो फ्यूचर में आता है। बाकी आपको पता है
these are very basic thing. इज़मार का इस्तेमाल was were shall be और will be. में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं, पैसे में हम क्या यूज करते हैं, बीइंग और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. नाउ अनदर केस इज देयर, यहाँ पे एक सेंटेंस को आपने ट्रांसलेट करना है फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश. मोस्ट ऑफ द टाइम वी फॉर्मुलेट सेंटेंसेस in Urdu language or in Punjabi language whenever we are going to translate any sort of sentence, because our thoughts are associated with our mother languages. Our thoughts are first formulated in our mother tongue and then they are changed into the other formats. As you see in this example, सबसे पहले हम क्या देखना है, किसी भी सेंटेंस को सबसे पहले आप वर्ब देखना. जस्ट रीड आउट दिस सेंटेंस. अब देखिएगा इसमें सबसे पहले एक्शन कौन सा है, क्या है, सरंजाम दे रहे. एक्शन हमेशा जो मेन वर्ब होता है हमेशा सेंटेंस के एंड पे होता है. फिर अगला सवाल करना है कौन सरंजाम दे रहा है. ये सवाल करेंगे तो आपका जवाब आएगा तमाम हुक्म. अगला सवाल करना है किसको सरंजाम दे रहे हैं, तो जवाब आपको मिलेगा क्या होगा, अपनी जिम्मेदारी. इसका मतलब ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट. जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट है और जिस पे एक्शन रिसीव हो रहा है या जो रिसीवर ऑफ एक्शन है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा. अगला सवाल करेंगे क्यों ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, आपको पता चल गया. जब सब्जेक्ट है तो समझ ले एक्टिव वॉइस है. जब ऑब्जेक्ट नहीं है या ना होने के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता तो फिर वो पैसिव वॉइस है. क्यों सरंजाम दे रहे हैं, ये इसका जवाब क्या होगा, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने के लिए. जब हम क्यों कह रहे हैं तो ये क्या होगा, ये भी वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है सरंजाम देने की. तो जो वर्ब का क्वालिफायर होता है वो एडवर्ब होता है. अगला सवाल है कहां सरंजाम दे रहे हैं, मुख्तलिफ महकमों में. ये क्या होगा, एडवर्ब प्लेस होगा. उसकी जगह बता रही है कि ये सरंजाम होने की वजह कहां पे है, जगह कहां पे. आप सरंजाम दे रहे हैं सुबह से शाम तक, ये उसका टाइम आ गया. कितनी दफा सरंजाम दे रहे हैं, ज्यादातर, कभी कभार, अक्सर बेशतर, हमेशा. तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन को इंडिकेट कर रहा है, सरंजाम देने की फ्रीक्वेंसी. क्या होगा, ये सारे के सारे आपने यहाँ पे देखे. कौन और किसका जवाब क्या बनाता, आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बता. जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का बता देगा तो उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, वो हमने ये डिटर्मिन हो जाता है कि ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया. फिर हम चलते हैं उसके क्या होगा, टेंसेस की तरफ. अगर इस वक्त चल रहा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट में उस वक्त चल रहा था तो ये पास्ट कंटिन्यूस, और आने वाले वक्त में ये चल रहा होगा तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस. यानी सिंपल यहाँ पे टाइम का फर्क है, बाकी सेम टू सेम दोनों सेंटेंसेस को पास्ट में भी चेंज किया जा सकता है, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में. अब जरा कुछ ऐसे बनेंगे ट्रांसलेशन. ऑब फॉर्म करना, सब्जेक्ट ऑल ऑफिशियल, ऑब्जेक्ट क्या होगा, their duties, verb of reason to realize their obligation, adverb of place in different departments, verb of time from dawn to dusk, क्या होगा, adverb of frequency क्या होगा, mostly या mostly. इस तरह से सेंटेंस हम बताएंगे, all officials are will be mostly performing their duties in different departments from the dawn to dusk. इस तरह से हम सेंटेंस को फॉर्मुलेट करते हैं, उसको एक्सटेंड करते हैं. और जब हम सेंटेंस को बनाते हैं और जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो
ये किस तरह से हम प्लेस करते हैं, किस तरह से वर्ब ढूंढते हैं, किस तरह से सब्जेक्ट ढूंढते हैं, किस तरह से सारे के सारे एडवर्ब देखते हैं। और फिर आप देखिएगा एडवर्ब की पोजीशन कैसे है, देयर ड्यूटी इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फ्रॉम डाउन टू डस्ट, टाइम वाला एंड पे, प्लेस वाला उससे पहले। तो अगर इसके साथ ईमानदारी से अगर हो जाता तो फिर वो क्या होगा, परफॉर्मिंग के बाद लगता है, ड्यूटीज के बाद लगाना था, परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑनेस्टली इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो इस तरह से ये ट्रांसलेशन इज नॉट अ हैफर्ड एक्टिविटी, it is systematized, organized, because we are talking about language. A language is always systematic knowledge. It is science. It follows certain rules. It follows certain systems through which we can understand the concept of क्या होगा? We can understand the concept of this one translation. कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ पे लगाना है? You can understand from this example. Another example, ये तो उर्दू में था. Now, see, अब एक पास्ट में हमने इंग्लिश में करते हैं. Read. Who is reading? The boy is. What is reading? Book. अब बॉय को क्वालिफाई करना हो तो आर्डुअस, मेहनत, मेहनती. बुक को करना हो तो इंफॉर्मेटिव बुक. एडजेक्टिव और बढ़ाना हो तो आर्डुअस एंड डिलिजेंट. बुक का एडजेक्टिव बढ़ाना हो तो इंफॉर्मेटिव एंड अट्रैक्टिव. उसके बाद मजीद बॉय के मीनिंग में इजाफा करना हो तो फ्रेज लगा सकते हैं बाद में, स्टडीइंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब. मजीद बढ़ाना हो तो क्या होगा, प्रिंटेड. बुक को बढ़ा दिया, प्रिंटेड बाय मजीद सन्स. ये तो थे जहां यहां तक हमारे सेंटेंसेस में नाउन से पहले एडजेक्टिव और बाद में एडजेक्टिव फ्रेजेस. इसी तरह से बुक नाउन, पहले एडजेक्टिव, बाद में एडजेक्टिव फ्रेजेस. यहाँ पे जहां पे एडजेक्टिव फ्रेज लगी, यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज भी लग सकती है. द बुक व्हिच वाज प्रिंटेड बाय मजीद सन्स, ये भी लग सकती है. अब मजीद इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, उसमें एडवर्ब लगा सकते हैं. बॉय आर्डुअस एंड ब्रिलियंट बॉय स्टडीइंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब is mostly reading, या क्या होगा, mostly reads and informative. ऐसे प्रेजेंट में चला जाएगा, indefinite. In his drawing room, मजीद बढ़ाना हो तो near the main room या main gate के पास. इस तरह से हमने sentences को just imagine, just compare the first one and the last one. You will find a lot of difference and elongation of sentences, how to formulate it. देखा किस तरह से sentence को हम लंबा करते हैं और उसका. Move to the next thing. अब जरा ये सेंटेंसेस देखने हैं और उनमें देखना है कि व्हाट आर द डिफरेंट कीवर्ड्स. जाहिर है कीवर्ड जो होते हैं वो ज्यादातर यहाँ पे जो कीवर्ड हैं जो कि टाइम को इंडिकेट करना है वो एडवर्ब को इंडिकेट करेगा, तो इसलिए वहां पे वो ज्यादातर एडवर्ब्स होंगे, वो आपने फाइंड आउट करने हैं. ये प्रेजेंट के हैं और ये के हैं. और इसी तरह से आगे लास्ट पे दो फ्यूचर की एग्जांपल. तो इन तमाम सेंटेंसेस में आपने देखना है कि कौन से कीवर्ड्स हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, टेंसेस को समझ सकते हैं. क्या होगा, वो कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, जरा नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा. एट दिस टाइम मतलब इस वक्त एक्शन हो रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस. नाउ, राइट एट दिस टाइम. टुडे, बिल्कुल आज ही. टुडे इसके अलावा भी मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, पास्ट में भी इस्तेमाल हो सकता है. एट दिस टाइम ये भी क्या होगा, इस मौके पर है. These days ये भी इन दिनों की बात हो रही है तो ये भी कंटिन्यूअस में आ जाएगा. करंटली और प्रेजेंटली तो ये क्या होगा, ये भी कंटिन्यूअस टेंसेस को इस्तेमाल करें. अगर एट दैट टाइम हो तो ये यहाँ पे दिस टाइम था, इसके ऑपोजिट कर दिया. नाउ था, देन कर दिया. these days था, those days कर दिया, वगैरह वगैरह. व्हेन वाली क्लॉज के साथ भी हम कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं. व्हेन वाली क्लॉज में नहीं, व्हेन वाली क्लॉज जिसका टाइम बता रही है उसमें कंटिन्यूअस लगाते हैं.
उसके अलावा दोज डेज फिर मैंने बता दिया, वही पास्ट में दोज डेज होगा। और वाइल के साथ भी हमने क्या यूज करना है, कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल। दोज डेज से पहले बता दिया मैंने। अब फ्यूचर में आ गया, फ्यूचर में कौन से वर्ड है, दिस टाइम टुमारो। टुमारो भी है और इस टाइम भी है। इसका मतलब टुमारो इस वक्त क्या है, वो यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम दे रहा है। स्पेसिफिक टाइम पे एक्शन क्या होता है, इस टाइम नेक्स्ट वीक, यानी यही टाइम अगले वीक जो है क्या होगा, विल बी सन बाथिंग इन द सी। उसके बाद है, अब जरा इसको समझना है, जस्ट लुक एट द पिक्चर, try to find out different actions in progress. From this picture you can understand how the story is written by looking at the picture. Or you will be very astonished to know that many of the tests related to induction of army and other such sort of institutes, this story writing question is the part and parcel of that, in which the story is given. From that story, the candidates are asked to make their stories by looking at the picture, और उस पिक्चर से आपने एक पॉजिटिव स्टोरी बनानी होती है। तो दैट इज व्हाट, ये प्रोग्रेसिव एक्शन है सभी के। आई हैव टेकन दिस फ्रॉम इंटरनेट, एंड सो वी शुड एक्नॉलेज ऑल दोस मटेरियल्स फ्रॉम वेयर दे हैव बीन टेकन। अब यहां पे देखिए टॉम है, तो टॉम क्या कर रहा है यहां पे, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। डैनी क्या कर रहा है, ही इज टेकिंग अ जूस। सैम इज ड्रिंकिंग अ कॉफी, या क्या होगा, whatsoever the cold drink. Lucy is Jason is pointing toward the, you can say wherever he is pointing. इस तरह से with ये क्या होगा, हेलन एंड ईव आर क्या होगा, ईटिंग क्या होगा, सैंडविचेस या बर्गर्स। और उसके बाद जो है वो क्या होगा, आप यहाँ पे मुख्तलिफ करेक्टर मुख्तलिफ है। क्लैरी जो है क्या होगा, शी इज फीलिंग एस्टोनिश्ड। तो इन विद द हेल्प ऑफ दीज पिक्चर्स यू कैन फाइंड आउट द कंटिन्यूस टेंसेस। अगर अभी की पिक्चर है राइट नाउ की, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाएंगे। सपोज ये पिक्चर किसकी है, 2 साल पहले की, उस वक्त को इमेजिन करके बनाएंगे तो वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट कंटिन्यूस होगा। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूस टेंस। यानी अभी काम कर रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, और पास्ट में उस वक्त काम कर रहा था तो पास्ट कंटिन्यूस होगा, और आने वाले टाइम में उस टाइम पे वो काम कर रहा होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूस होगा। इसको किसी भी जगह पे ले जा सकते हैं, पास्ट में ले जाएंगे तो ये पास्ट में हो जाएगा। इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। लगाएंगे वही इज एम आर, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में इज एम आर वाज वर के साथ बीइंग इजाफा हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। दैट इज वेरी सिंपल वे। नाउ इट इज योर होम टास्क। जस्ट इमेजिन यू आर ऑन द मार्स एट दिस टाइम। Just imagine you are on the surface of the Mars and find out what is happening there. वहां पे क्या हो रहा है, ये जो मंजर कशी कर रहे हैं आप, इस वक्त की जो कर रहे हैं, ये सीन बयान कर रहे हैं। पास्ट में भी हम अपने एक्सपीरियंस और सीन को बयान करते हैं, फ्यूचर के बारे में हम प्रिडिक्शन करते हैं या हम इमेजिन कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आपने क्या करना है, यू हैव टू राइट द स्टोरी by looking at the picture that is presented before you, and then we have discussion of on this topic and how to create this story. If you have question, you can write in the comment box so that you may be guided with regard to the self writing, because it is very positive activity and you can bring changes
in your writing skills, because अगर आप writing सीख जाएंगे तो you can change your concept into your own words. If you want to learn more videos of such kind, you can subscribe the channel so that the notification of the induction of new videos may be served to you. Or moreover, I have recorded 3 more lectures on the concept of basic translation from Urdu into English, and writing skills, and past and present, indefinite, and their use. क्या होगा? All these things are the hallmarks of the channel, and you can go there and enjoy all those videos and learn all these things. Have a nice time. See you. Allah Hafiz.